भोली बहू की दो चालाक नंद। मीनाक्षी अपने बेटे आरव की शादी राशि से कर देती है। वह राशि का गृह प्रवेश करवाती है। तभी दोनों नंद कावेरी और वर्षा कहती हैं, एक मिनट भैया भाभी, अंदर आने की इतनी भी क्या जल्दी है? पहले तो भैया आप हम दोनों को द्वार छिकाई के पैसे दीजिए, वरना हम आपको जाने नहीं देंगे। मैं थाल रख कर आती हूँ, जब तक तुम अपने भाइयों से पैसे ले लो। ठीक है माँ। और दूसरा ये कि भाभी, आपको भैया को गोद में उठाकर अंदर लाना है, वरना आपकी शादी की रस्में पूरी नहीं होंगी। ये तुम दोनों अपनी भाभी के कानों में क्या खुसर फुसर कर रही हो? कुछ नहीं भैया, वो भाभी और हमारे बीच की बात है। क्या दीदी, सच में इस रस्म को करना जरूरी है? पता नहीं मैं कर भी पाऊंगी या नहीं। अगर भाभी आप ये रस्म नहीं कर पाई तो आपकी नई शादी में कुछ भी अपशगुन हो सकता है, इसलिए कर लेना कैसे भी। ठीक है दीदी। राशि इतनी भोली भाली और संस्कारी होती है कि उसे अपनी दोनों नंद की बातें सच लगती हैं और वह अपने पति को चौखट पर उठाने की कोशिश करती है। पहले तो वो हिल जाता है और फिर गोद में उठाती है, जिससे आरव डरने लगता है। अरे अरे, ये तुम क्या कर रही हो राशि? अरे मैं गिर जाऊंगा। राशि आराम से। अजी, आपको कुछ नहीं होगा, हिम्मत रखिए। राशि इतना कहती है कि आरव को लेकर जमीन पर गिर पड़ती है। ये देखकर दोनों ननद हंसने लगती हैं और मीनाक्षी आकर उन्हें उठाती है। अरे अरे, ये तुम दोनों क्या कर रहे हो? ऐसे कैसे गिर गए? और तुम दोनों हंस रही हो, शर्म नहीं आ रही है? भाभी की हरकत ही ऐसी है, कितनी बेवकूफ है। हे कृष्ण भगवान, बाल बाल बच गया, लेकिन मेरी कमर तो टूट गई। राशि, अचानक से तुम्हें ये क्या हो गया था? मुझे गोद में उठाने लग गई, मैं तो गिरा, तुम्हारी भी लग गई होगी। माफ कर दीजिए आरव जी, मैं ये रस्म नहीं निभा पाई। अब कहीं हमारे रिश्ते में खटपट ना हो जाए। अरे ये तुम कौन सी रस्म की बात कर रही हो? ऐसी कोई रस्म नहीं होती है। हाँ बहू, ऐसी कोई रस्म नहीं है, तो तुम अपने नए जीवन में ऐसी चीज होने की सोचो भी मत। पर माँ जी, दोनों दीदी ने तो कहा था ये रस्म करनी जरूरी है। हे भगवान, वर्षा कावेरी, तुम दोनों को चैन नहीं है क्या? अपनी भाभी को ऐसे परेशान करके और दांत फाड़ रही हो। सॉरी माँ, हम तो बस थोड़ा सा मजे कर रहे थे। हमारी भाभी इतनी भोली निकलेंगी कि उन्हें ये सब भी पता नहीं होगा। उसके भोलेपन का फायदा मत उठाओ तुम दोनों, समझी? ये सब छोड़ो, अब तुम दोनों जाकर अपने कमरे में आराम करो। उन दोनों के तो ड्रामे चलते ही रहते हैं। फिर दोनों बहू बेटे अपने कमरे में चले जाते हैं और हंसते हुए वर्षा कावेरी भी अपने कमरे में चली जाती है। तो कावेरी तकिया फेंक कर कहती है, इस बेवकूफ भाभी की वजह से माँ ने हमें सुनाया। अब देखो, कल से भाभी का जीना हराम हम कैसे करते हैं। दोनों नंद भी सो जाती हैं। अगले दिन राशि सर्वगुण संपन्न बहू की तरह जल्दी उठकर पूजा पाठ करके गैस पर सतिये का तिलक बनाकर पहली रसोई की रस्म शुरू करती है। अच्छे से खाना बन जाए, मुझे तो बहुत घबराहट हो रही है। अरे बहू, तुझे ऐसे घबराने की कोई जरूरत नहीं है। अगर तूने खाना अच्छा नहीं भी बनाया तो मैं तुझे डांटूंगी थोड़ी। शुक्रिया माँ जी, आपकी ये बात सुनकर मुझे थोड़ी तसल्ली हुई। ये सुनकर मीनाक्षी चली जाती है और उसकी दोनों चालाक नंद टपक जाती हैं। आहा भाभी, आपके तो खाने से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। वो कल हमने आपके साथ एक छोटा सा प्रैंक कर दिया था, उसके लिए हम माफी चाहते हैं। हाँ भाभी, सॉरी। कोई बात नहीं दीदी, नंद भाभी के बीच छोटी मोटी टकराहट होती रहती है। ये तो आपको और परेशान करने के लिए छोटा सा सॉरी है। आगे आगे देखो। अच्छा भाभी, हम चलते हैं। फिर दोनों नंद वहां से वापस आ जाती हैं। खाना बनाने के बाद राशि अपनी सास को खाने के लिए बताने जाती है। इतने में दोनों ननद उसके बने खाने में नमक मिर्च तेज कर देती हैं। कुछ देर बाद खाते ही मीनाक्षी कहती है, अरे बहू, ये तूने कैसा खाना बनाया है? इतना ज्यादा नमक और मिर्च झोंक रखा है। पागल है क्या तू? गले से नीचे नहीं उतर रहा ये खाना तो मेरे। वो माँ जी, मैंने तो बराबर नमक मिर्च मिलाया था, ये इतना तेज कैसे हो गया? अब कोई बात नहीं बहू, जो हो गया हो सो हो गया, उसे जाने दे। आगे से खाना ठीक से बनाना। जी माँ जी। ओफो वर्षा, भाभी को तो डांट ही नहीं पड़ी, हमें थोड़ी और चालाकियां करनी पड़ेंगी। फिर रात में दोनों ननद अपनी भाभी का अलार्म बंद कर देती हैं। अब जब ये अलार्म 5 बजे नहीं बजेगा तो भाभी उठने में लेट हो जाएंगी और फिर माँ जो सुनाएंगी उसका तो अलग ही मजा आएगा। हाँ बिल्कुल ठीक कहती है तू। ये कहते ही दोनों नंद सोने चली जाती हैं। अगली सुबह उठकर वर्षा कहती है, ओहो,
माँ क्या हुआ? आज आपकी प्यारी बहू जगी नहीं। अब घर का काम कौन करेगा? और पूजा पाठ भी लेट हो गई। हाँ माँ, मैं तो कह रही हूँ नई बहू को अभी अपने साफ शब्दों में समझा दो, कहीं आगे जाकर भी ढील न कर दे। उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। मेरी राशि बहू तो पहले ही उठकर सफाई कर चुकी है, पूजा कर ली, चाय नाश्ता भी बना दिया। क्या? पर ऐसा कैसे हो सकता है? माँ वो तो सो रही थी। तभी हाथ में नाश्ता लिए हुए राशि कहती है, अरे दीदी क्या बताऊं, मेरा अलार्म तो बजा ही नहीं, पर आरव के फोन में अलार्म लगा हुआ था तो उससे जल्दी उठकर मैंने काम निपटा लिया। ओफो, एक बार फिर हमारा प्लान फेल हो गया। कुछ और करना पड़ेगा। दोनों चालाक नंद हार मानने वालों में से नहीं थी, इसलिए वो आए दिन कभी अपनी भाभी का पोपट बनाती थी तो कभी उसके बनाए हुए काम को खराब कर दिया करती थी, जिससे मीनाक्षी उसे कभी कभी सुना दिया करती थी। और फिर दोनों ननद की शादी हो जाती है। शादी के 2 महीने बाद दोनों ननद अपने घर पर रहने आती हैं, तो फैल कर सोफे पर बैठ जाती हैं। हाँ, आखिरकार हम अपने मायके आ ही गए। हाँ कावेरी, जब देखो कैसे आओ भगत करवाते हैं अपनी प्यारी भोली भाभी से। अरे राम, इतनी दूर से चलकर आना पड़ा। ऑटो वाले ने पीछे उतार दिया था। मेरे तो पाँव में बहुत दर्द हो रहा है। हाँ भाभी, मुझे तो गर्मी लग रही है। ठंडा ठंडा शरबत बनाकर ले आओ। कुछ दिनों के लिए अब हम यहीं हैं। ऑर्डर तो तुम दोनों ऐसे दे रही हो जैसे आराम फरमाने आई हो। अब तुम शादीशुदा हो, कम से कम अब तो अपनी भाभी के कामों में हाथ बटा दिया करो। कोई बात नहीं जी, अभी दोनों दीदी ससुराल से आई हैं, उनकी सेवा करने में कैसी परेशानी। मैं भी आपके लिए खाने पीने का इंतजाम करती हूँ। फिर राशि दोनों ननद के लिए शरबत स्नैक्स ले आती है। भाभी, मेरे पाँव में दर्द हो रहा है, थोड़ा सा पैर दबा दोगे क्या? ठीक है दीदी। भाभी, मुझे टीवी देखना, जरा टीवी चला दीजिए और कोई सॉन्ग लगा दीजिए। ये वाला चैनल सही है दीदी? नहीं भाभी, ये अच्छा नहीं है, कुछ कॉमेडी लगा दीजिए। नहीं भाभी, आप कोई मूवी लगा दीजिए, मस्त सलमान खान वाली। ये देख लीजिए, बजरंगी भाईजान बहुत अच्छी है। अरे नहीं, ये वाला भी नहीं, कुछ और। हाँ ये ठीक है। अब आप कुछ खट्टा मीठा दे दीजिए। जी दीदी। ऐसा कहकर राशि चली जाती है। मजा आ रहा है ना? कावेरी और परेशान करेंगे। हाँ ठीक है। दोनों चालाक नंद इसी तरह अपनी भाभी को परेशान करती हैं और एक दिन आरव की बातों से दोनों ननद को ये पता चलता है कि उनकी भोली भाभी को ड्राई फ्रूट से एलर्जी है। ये सुनकर दोनों ननद अपनी भाभी को खीर में ड्राई फ्रूट्स का चूरा डालकर खिला देती हैं, जिससे कुछ देर बाद उसके चेहरे और हाथों पर रैशेस होने लगते हैं। ये मुझे क्या हो रहा है? बर्दाश्त नहीं हो पा रहा। इतनी खुजली और चेहरे पर भी दाने आ गए। अरे बहू, तुझे ये क्या हो गया? इतना कहते कहते वो बेहोश हो जाती है। फिर मीनाक्षी और आरव डॉक्टर को बुलाते हैं, जहां डॉक्टर चेकअप करके कहता है, लगता है आपने इन्हें कोई एलर्जी की चीज खिला दी है, जिस वजह से इन्हें एलर्जी हो गई है और बुखार भी है। मैंने दवाई दे दी है, 1 हफ्ते से पहले ठीक हो जाएंगी। राशि को ड्राई फ्रूट से एलर्जी है? मैंने तो दिया नहीं, फिर कौन दे सकता है? कहीं ये सब तुम दोनों का तो किया धरा नहीं है? मजाक मजाक में ऐसा किया हो? वो भैया, तुम दोनों की शक्ल देखकर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम दोनों की ही हरकत है ये? सच बोलो वरना। हाँ माँ, हमने तो बस एक छोटा सा मजाक किया था। हम नहीं जानते थे कि भाभी को इतनी परेशानी हो जाएगी। तुम दोनों कब बड़ी होगी? अब तो शादी हो गई है, शर्म करो। बंद कर दो ये सब हरकतें। देखो तुम्हारी भाभी की क्या हालत हो गई है। माँ, हम दोनों को माफ कर दीजिए। आज के बाद दोबारा ऐसी हरकत कभी नहीं करेंगे। हाँ माँ, कभी नहीं करेंगे। सॉरी भैया। कुछ देर बाद राशि को होश आ जाता है और दोनों ननद अपनी भाभी से माफी मांगकर हमेशा के लिए खुशी खुशी रहने लगती हैं। माँ, मैं काम पर जा रहा हूँ। अरुण, रुक जा बेटा, ये ले तेरा खाना। अपनी माँ को माफ कर देना बेटा, थोड़ी सी देरी हो गई। वो रात को लकड़ियाँ आंगन में छूट गई थी, इसलिए बारिश में भीग कर गीली हो गई थी, इसलिए आँच जल ही नहीं रही थी। और सब्जी खत्म हो गई थी, इसलिए आज अचार रोटी रख दी है। कोई बात नहीं माँ, आप इस उम्र में भी मेरे लिए इतना कुछ कर रही हैं, वो भी बहुत है। अपनी गरीब माँ गायत्री से ये कहकर अरुण खाने का टिफिन लेकर फैक्ट्री चला आता है।
और तभी दोपहर में खाने के वक्त से ठीक थोड़ी देर पहले सुमन वहाँ आकर उस खाने के टिफिन की जगह एक दूसरा टिफिन रख देती है। माँ ने तो कहा था कि उन्होंने खाने में अचार रोटी रखा था, मगर इसमें तो मेरी मनपसंद आलू गोभी की सब्जी तभी है। अरुण सुमन को जाते हुए देख लेता है और टिफिन की बात समझते हुए उसे देर नहीं लगती। ठहरो सुमन, मैं जानता हूँ ये सब्जी मेरे लिए तुम ही लेकर आई हो। तुम मेरी खुशियों का ख्याल क्यों रखती हो? क्योंकि मुझे आपकी खुशियों का ख्याल रखना अच्छा लगता है। मुझे बस आपकी जिंदगी और आपके घर में थोड़ी सी जगह चाहिए। मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ। मैं जानती हूँ कि आप भी मुझे पसंद करते हैं, क्योंकि आंखें दिल का आईना होती हैं जो बिना बोले भी सब कुछ कह जाती हैं। इसमें कोई शक नहीं है सुमन कि मैं तुम्हें पसंद नहीं करता, मगर तुमसे शादी नहीं कर सकता। तुम जानती हो मैं गरीब घर का लड़का हूँ। बूढ़े माँ बाप का पेट पालने के लिए इस फैक्ट्री में मामूली सी तनख्वाह पर दिन भर काम करता हूँ। मैं गरीब तुम्हें कोई खुशी नहीं दे सकता, इसीलिए तुम कहीं और शादी कर लो। अरुण सुमन को शादी के लिए मना कर देता है। शाम को जब वह अपने घर आता है तो उसके घर के आगे भीड़ लगी होती है, जहाँ रोने पीटने का माहौल छाया हुआ होता है और उसके पिता की लाश घर के बाहर रखी होती है। माँ, ये सब कुछ कैसे हुआ? अरुण, तेरे पिताजी हमें छोड़ के चले गए बेटा। दोपहर में एकदम से उनकी तबीयत अचानक ही बिगड़ गई और फिर उन्होंने आंखें बंद की तो फिर आंखें खोली ही नहीं। गरीबी के चलते अरुण का गरीब पिता दम तोड़ देता है। अरुण अपने पिता का अंतिम संस्कार कर देता है, मगर पति के मर जाने के गम से गायत्री उभर नहीं पाती और वो भी बीमार रहने लगती है। अरुण बेटा, अपनी माँ के पास आ। क्या हुआ माँ? बेटा, अपनी माँ की हालत तो तू देख ही रहा है। मेरी जिंदगी का कोई पता नहीं, मगर मरने से पहले मैं चाहती हूँ कि तू अपना घर बसा ले। माँ, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। मुझे सुमन से शादी कर लेनी चाहिए। अब एक सुमन ही है जो मेरे बिखरे हुए घर को संभाल सकती है। अरुण सुमन के बारे में अपनी माँ को बताता है और थोड़े ही दिनों में गायत्री अपने बेटे की शादी सुमन से करके उसे बहू बनाकर ले आती है। आओ नई बहू, हमारे इस गरीब घर में तुम्हारा स्वागत है। आज से तुम मेरे इस घर की लक्ष्मी हो और ये घर तुम्हारा। सुमन का ससुराल बहुत ही पुराना और कच्चा होता है, जहाँ जिंदगी जीने के लिए कोई भी सुख सुविधा नहीं होती है। सुमन अपनी सास के पैर छूती है। गरीबी में सुमन को अपने ससुराल में जमीन पर ही सोना पड़ता है। गुजरते समय के साथ सुमन गर्भवती हो जाती है और एक बेटी को जन्म देती है। जहाँ एक तरफ सुमन की जिंदगी में माँ बनने की खुशी आती है, उसी बीच उसकी सास गायत्री गुजर जाती है। समय बीतता है और सुमन दूसरी बार गर्भवती होती है और इस बार उसे बेटा होता है। देखते ही देखते 10 साल बीत जाते हैं। सुमन के दोनों बच्चे राधिका और सोनू बड़े हो जाते हैं, मगर गरीबी के चलते सुमन अपने दोनों बच्चों को खाने के सिवा और कोई खुशियां नहीं दे पाती। अब दोनों बच्चे स्कूल भी जाने लगते हैं। एक दिन सोनू स्कूल से घर आता है तो चिढ़कर बस्ता जमीन पर फेंक देता है। माँ, मुझे नए कपड़े चाहिए। आपको पता है मेरा दोस्त निशु है ना, उसके पास कितने सारे नए नए कपड़े हैं, मगर मेरे पास तो बस 2 जोड़े ही कपड़े हैं, वो भी फटे चिटे। मुझे भी निशु की तरह नए कपड़े चाहिए चाहिए चाहिए। इस तरह से जिद नहीं करते सोनू बेटा। तुम तो जानते हो तुम्हारे पिताजी कितनी मुश्किल से हमारे लिए पैसे कमाते हैं। हम गरीब हैं, औरों की तरह अमीर नहीं हैं। हम गरीब है ही क्यों माँ, आज मुझे अपने गरीब होने से चिढ़ हो रही है। अगर आपके और पिताजी के बस में मुझे और राधिका दीदी को अच्छी जिंदगी देना नहीं था तो आखिर हमें पैदा ही क्यों किया। 7 साल के सोनू की ये बात सुनकर सुमन रोते हुए घर से निकलकर एक जंगल में आ जाती है और वहां बैठकर बहुत रोती है। जिन बच्चों को बड़ा करने में मुझ गरीब बहू ने इतने दुख झेले, आज मेरे वही बच्चे मुझसे ऐसे सवाल कर रहे हैं। मगर गलती उनकी भी नहीं। खाने के सिवा मैंने अपने मासूम बच्चों को दिया ही क्या है। साल भर में भी मैं अपने बच्चों को 2 जोड़ी कपड़े भी नहीं दिला पाती। काफी देर तक रोने के बाद सुमन घर आने लगती है। तभी वह एक बड़े से दरवाजे से अंदर झांकती है। स्कूल के कुछ बच्चे फैंसी ड्रेस कंपटीशन में पत्तों के कपड़े पहने हुए होते हैं, जिसे देखकर उस गरीब बहू को एक नई उम्मीद मिल जाती है। इन बच्चों ने पत्तों के कपड़े पहन रखे हैं और ये कितने अच्छे भी लग रहे हैं। मेरे पास इतने पैसे तो नहीं कि मैं अपने बच्चों के लिए नए कपड़े खरीद सकूं, मगर इन पत्तों से मैं अपने बच्चों के लिए नए कपड़े सिल तो सकती हूँ।
सुमन जंगल से ढेर सारे बड़े बड़े चौड़े पत्ते तोड़कर घर ले आती है और रात भर सिलाई मशीन पर उन पत्तों से अपने बेटे सोनू के लिए बहुत ही सुंदर कपड़े सिलकर तैयार करती है। उस गरीब बहू के हाथों से सिला गया पत्तों का वो कपड़ा मासूम सोनू को बहुत ही ज्यादा पसंद आता है। अरे वाह माँ, ये पत्तों का कपड़ा कितना सुंदर है। ये कपड़े तो निशु के नए कपड़े से भी ज्यादा अच्छे। आप बहुत अच्छी हो माँ। मुझे भी नए कपड़े चाहिए माँ। आप मेरे लिए भी इन पत्तों से सुंदर से सूट सिल दो, फिर पिताजी को हमारे कपड़े खरीदने के लिए पैसे नहीं खर्च करने पड़ेंगे। मेरी बच्ची अपनी माँ का दर्द कितना समझती है। तू चिंता मत कर, मैं तेरे लिए भी बहुत ही सुंदर सा सूट बनाऊंगी। इसके बाद सुमन दोबारा से ढेर सारे मजबूत बड़े बड़े पत्ते तोड़कर घर ले आती है और इस बार अपनी बेटी के लिए उन पत्तों से बहुत ही सुंदर सा सूट सिलकर तैयार करती है, जिसे पहनकर उस गरीब बहू के दोनों बच्चे बाजार घूमने निकलते हैं, जहां सभी लोग उनके पत्तों के बने कपड़े देखते हैं। तभी सिमी और जिया नाम की दो अमीर लड़कियां उनके पास आती हैं। देख जिया, ये लीव्स के कपड़े गुड लुकिंग और ट्रेंडी लग रहे हैं। सुनो बच्चों, चॉकलेट खाओगे? ये लो। चॉकलेट देखकर दोनों गरीब बच्चे चॉकलेट पर लपक पड़ते हैं। अच्छा, अब हमें ये बताओ, ये पत्तों के कपड़े कहाँ से खरीदे? दीदी, हमने ये कपड़े खरीदे नहीं है, क्योंकि हमारे पिताजी के पास इतने पैसे ही नहीं है कि वो हमें महंगे नए कपड़े दिला सके। इसीलिए हमारी माँ ने पत्तों से हमारे लिए खुद ये कपड़े बनाए हैं। क्या तुम दोनों हमें अपने घर ले चल सकते हो? जिया दोनों बच्चों को अपने साथ गाड़ी में बिठा लेती है और थोड़ी देर में दोनों बच्चे उन्हें अपने घर ले आते हैं। दीदी, ये हमारा घर है। दोनों सहेली अंदर आती हैं। क्या हुआ मैडम जी, मेरे बच्चों ने कोई गलती की है क्या? इन्होंने कोई गलती की है तो मैं उनकी तरफ से माफी मांगती हूँ। अरे नहीं नहीं, वो एक्चुअली हम दोनों मॉडल हैं। अगले 2 दिनों में हमारा बहुत बड़ा इवेंट होने वाला है, जिसमें हमें न्यू ट्रेंड के ड्रेस पहनने हैं और हम चाहते हैं कि आप हम दोनों के लिए इन्हीं पत्तों से एक प्यारा सा आउटफिट रेडी करें, जैसे गाउन या बैकलेस ड्रेस। ये रहे 50,000 रुपए एडवांस। 50,000? अपने हाथों में एकदम से 50,000 रुपए देखकर उस गरीब बहू की जुबान लड़खड़ा जाती है और वह अपने दोनों बच्चों का मुंह देखती है। मैं ये काम करूंगी मैडम जी, जरूर करूंगी। सुमन इस काम के लिए मान जाती है और इसी से उसकी शुरुआत होती है। वह सिमी और जिया के लिए पत्तों से एकदम नए डिजाइन के सुंदर से बैकलेस गाउन बनाकर सजावट के लिए उसमें टेम्पररी फूल पत्ती भी लगाती है, जिससे वो और भी ज्यादा खूबसूरत दिखने लगते हैं। उस पत्तों के ड्रेस को पहनकर सिमी और जिया इवेंट में हर तरफ छा जाती हैं और अब सुमन के बनाए पत्तों की ड्रेस का ऑर्डर हर मॉडल उस गरीब बहू के घर लेकर आती है और धीरे धीरे उस गरीब बहू के सिले गए पत्तों के कपड़ों की डिमांड बढ़ती ही जाती है। गरीब सुमन ने कहाँ सोचा था कि बिना पैसे होने के कारण जिन पत्तों से गरीबी भरे वक्त में उसने मजबूरी में अपने बच्चों के लिए कपड़े सिले थे, एक दिन वही पत्तों के कपड़े लोगों का फैशन और पहली पसंद बन जाएगा। इसके बाद सुमन अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रहने लगती है और उनकी सभी ख्वाहिशों को पूरा करने लगती है।